हमने एक बात तय कर ली थी कि हमारे पास जो कोई भी सरफेस जो होती है, उस सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको सिल्वर कर देंगे ताकि रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हट जाए, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। ये बात हमने पढ़ी थी। और इस तरह से किसी सरफेस को सिल्वरिंग कर दी जाए या पॉलिशिंग कर दी जाए तो ये सरफेस बनता है मिरर। क्लियर? फिर हमने पढ़ा मिरर के बारे में। मिरर के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ऐसी प्लेन सरफेस हो जिसको आपने पॉलिश कर दिया हो तो इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज हमारे पास बनती है। उसकी हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी। हमने ये लिखा था कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी हमारी 10 सेंटीमीटर दूर बनती है। यानी कि इमेज की डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों बराबर होती है। एक ये चीज पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था अगर ये इमेज सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, तो इसकी इमेज भी सीधी बनेगी। यानी कि इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, और इरेक्ट के साथ दहेज में एक वर्ड और लिखा जाता है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है। ये बात हमने पढ़ी थी। और एक वर्ड और था, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखता है। जैसे आप पी को देखोगे तो पी आपको ऐसे नहीं ऐसे दिखेगा। और इधर से हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। ये सिर्फ तुम्हारे लिए रिवाइज करवा रहा हूं ताकि तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो जाए। स्फेरिकल मिरर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी स्फेयर है, इस स्फेयर को हमें मिरर बनाना है तो हम इसकी करेंगे सिल्वरिंग यानी कि पॉलिशिंग करेंगे। ये पॉलिशिंग हम अंदर वाली सरफेस पे भी कर सकते हैं और बाहर वाली सरफेस पे भी कर सकते हैं। अगर ये पॉलिशिंग मैं इनसाइड वाली सरफेस पे करता हूं तो ये इस तरह का बनता है। इस तरह की पॉलिशिंग कर देता हूं। हो सकता है मैंने पॉलिशिंग यहां भी करी हो तो ये वाला भी बन सकता है इस तरह से। ठीक है? तो इस तरह की जो सरफेस होती है जिसमें पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है, ये कहलाती है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैं अंदर की तरफ पॉलिशिंग ना करके बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर देता हूं तो सरफेस मेरे पास ऐसे बनती है। और अगर मैं यहां करूंगा तो ये सरफेस ऐसे भी बन सकती है। और इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। लास्ट क्लास में मैंने मिरर के बारे में यही बातें बताई थी। क्लियर? लिखिए स्फेरिकल मिरर। चलिए बेटा, सपोज करो हमारे पास कोई भी मैं मिरर बनाता हूं, स्फेरिकल ये वाला मिरर बना है। हिस्ट्री ये कहती है कि ये मिरर कैसे आया होगा, तो कहते हैं कि ये मिरर आया होगा एक स्फेयर से जिसको आपने बाहर की तरफ मिरर कर दिया है। तो इस सरफेस, इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। जो भी लाइट आएगी यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी डालिए आप, टकराएगी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाती है अपर्चर। इस पूरी डिस्टेंस को हम कहते हैं अपर्चर। और अपर्चर को कई बार कह दिया जाता है डायमीटर ऑफ मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का डायमीटर और अपर्चर बात हुई होती है। ओके। और इस मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पोल। और इस
पोल को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से बताते हैं। फिर हम बात करते हैं फोकस की। ओके, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि लाइट जो हम हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं, है ना। लाइट का जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वो बेसिकली उसका पार्टिकल नेचर है। तो उसी को यूज करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई मिरर है और मैं एक बॉल को ऐसे करके ऐसे सीधे मारता हूं यहां पर। पार्टिकल नेचर होता है ना लाइट का, तो बॉल की तरह मान लिया। अब बताइए ये लाइट कहां जाएगी, ऊपर या नीचे? बॉल अगर ऐसे टकराएगी तो कहां जाएगी, नीचे या ऊपर? नीचे जाएगी। ये देखो नीचे आ गई। सिमिलरली यहां डालूंगा तो लाइट कहां जाएगी, ऊपर। और मैंने सीधी डाल दी तो सीधी आएगी। तो ये जो पॉइंट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। ये कौन सा लेंस बनाया हमने, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में ये जो फोकस मिला है, वास्तव में यहां पर लाइट रे आ रही है या आपको आती हुई लग रही है? सर आ रही है। आ रही है। तो इस फोकस को हम बोलेंगे रियल फोकस। क्लियर? बना लीजिए इसको। और इस फोकस की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से बताते हैं। अब जरा सोचो, मेरे पास मिरर ऐसा वाला होता तो अगर मैं इस पे बॉल मारूं, हाँ, अगर मैं इस पे बॉल मारूं यहां पर, तो बॉल कहां जाएगी? ऊपर कैसे जाएगी बेटा? नीचे जाएगी। ओके, ये नीचे गई। और मैंने बिल्कुल सेंटर में मार दी तो वापस आ जाएगी। और मैं यहां ऊपर मार दूं तो ऊपर जाएगी। ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी। अब देखो बेटा, हो क्या रहा है, आपकी आंखों में अगर ये लाइट डाली जाए, मतलब मैं इसको थोड़ा छोटा करके बनाऊं ताकि मैं इजीली समझा पाऊंगा आपको। ये लाइट रे ऊपर गई, ये लाइट रे वापस आ गई और ये लाइट रे इधर आ गई। अगर मैं यहां पर आंख लगा दूं कोई, और मैं जब यहां से देखूंगा तो मुझे ये लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है। ये एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल रहा है जहां से लाइट मेरे ऊपर डाली जा रही है। सही बात है। द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ये लाइन याद रखना, लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ मिलाऊं तो मुझे पता लग जाएगा वो पॉइंट कौन सा है, और एक्चुअली मुझे यह लगेगा कि यही वो बल्ब है जहां से लाइट आ रही है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। हाँ, तो मुझे ये बताओ, लाइट रे यहां से वास्तव में आ रही है या मुझे लग रहा है? तो लग रहा है। लग रहा है। तो इस फोकस को हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। और इस पोल से इस फोकस की डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ। बना लीजिए इसको, हेडिंग डालिए, रूल्स। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़े थे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, वो क्या थे? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे? लॉज थे, ध्यान रखना, रूल नहीं थे, है ना। तो पूछे तो ध्यान रखना, गाय बोला है तो गाय या लिख करके आना, गधा मत लिख के आ जाना। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालिए,
रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। यहां से भी आपके पास कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें यह नहीं पूछता कि राइट डाउन द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, इसमें आपसे एक डायग्राम बनाता है और कहता है इस डायग्राम को कंप्लीट करके बता दो। तो डायग्राम फिर से बना करके मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा था 2010 या 12 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, आइए तो देखते हैं। लिखवाऊंगा नहीं, बस सिंपली समझ में आ जाएगा। दोनों के लिए देखेंगे। ये कौन सा है? कनकेव। पहचानने लग जाना बेटा, ये कनकेव मिरर है। जरा सोचो, एक लाइट रे, ये इसका पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। याद होगा ये बात? ओके। अगर एक लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां जाएगी, ऊपर या नीचे? आप समझ लीजिए कोई बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे मारा है, तो बॉल किधर जाएगी, ऊपर या नीचे? नीचे जाएगी, यानी कि कहां से गुजरती है ये? फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में कहते हैं द लाइट रे, रूल यही है, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से। ओके, इसी रूल, हाँ, इसी रूल को हम लोग कनकेव की जगह कॉन्वेक्स में कैसे एक्सपेंड करते हैं वो देखना। ओके सर। ये पोल। अच्छा, ये बताइए, इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, समझना। ये देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हमारे पास लाइट आप किधर से डाल सकते हो, 1 वाली साइड से या 2 वाली साइड से? 1 वाली साइड से। 2 वाली साइड से कोई लाइट नहीं आती है क्योंकि यहां पर आपने सिल्वरिंग कर रखी है। इवन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर या इधर, 1 या 2? सर राइट साइड। हाँ सर राइट। बेटा 1 पे कैसे? अरे 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 अरे, ये आपका है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। हाँ, ये दिक्कत है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर आता है, इधर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। क्लियर? ओके, तो ये चीज बिल्कुल बेसिक है, रटना मत बिल्कुल भी, है ना युग? समझना, धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे, चाहे 1 महीने तक यही चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट समझ में आना चाहिए। ओके, अब अगर मैं कोई लाइट, यहां पे क्या रूल था कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आ गई पैरेलल, इसमें फोकस से गुजरती है। क्या ऐसा हो सकता है, सुनना, लाइट रे इस मिरर को तोड़ती हुई इसमें से गुजर जाए? सर हो सकता है। नहीं बेटा, कैसे जाएगी पता? सिल्वरिंग। हाँ, सिल्वरिंग बेटा करी ही इसलिए है ताकि लाइट रे इधर नहीं जाए। सर क्योंकि ओपेक है। हाँ, ओपेक है, इसका मतलब है लाइट रे उधर तो नहीं जाएगी, बट मुझे पता है लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, ऊपर। और ये सर है ना, जैसे मैं इसको नीचे बना दूं, अगर दिख नहीं रहा है आपको, इसको देख लीजिए, ये लाइट रे गिरी और ये ऐसे गिरी। अब अगर मैं यहां से आंखें लगा करके इसको देखूं तो मुझे ये लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट रे यहां से आ रही है, जा नहीं रही है ना? आ रही है, जा नहीं रही है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। When light ray, रूल सुनिए, when light ray incident parallel to the principal axis, it passes or appears to come through the focus after the reflection.
जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो ये फोकस से गुजरेगी या फोकस से वापस आती हुई नजर आएगी। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों लाइनें लिखी होती हैं कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो फोकस से या तो गुजरेगी इन केस ऑफ कनकेव, और कॉन्वेक्स के लिए बोलेंगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। बना लीजिए डायग्राम। और हर एक लाइट पर एरो जरूर बनाएं, एरो नहीं बनाएंगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा, ये याद रखना। कॉपी चेक करूंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुमने फिर से वही गलती करी है। रूल नंबर 2, इसी का उल्टा देखो। लाइट रे हमेशा रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करती है। जो रास्ता मेरे घर से तुम्हारे घर जाएगा वही रास्ता तुम्हारे घर से मेरे घर आ जाएगा। अगर लाइट रे आपने प्रिंसिपल एक्सिस पर डाली है पैरेलल तो फोकस से गुजरी है, और अगर आप फोकस पर डाल दोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर जाएगी पैरेलल होकर। उसी का जस्ट रिवर्स है। पैरेलल डाला तो फोकस से गुजरी, तो फोकस पे डालो तो पैरेलल गुजर जाएगी। एक तो ये। अब यही डायग्राम कनकेव कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा वो देखना है। बताइए, क्या आप कोई ऐसी लाइट रे बना सकते हैं जो फोकस से गुजरे? बताइए, क्या आप कोई ऐसी लाइट रे बना सकते हो उसमें जो फोकस से गुजरे? नहीं बन सकते। कहां से डालोगे? इधर से तो ओपेक है, उधर से लाइट डालते नहीं, पहली बात है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइट डालेंगे जो ऐसा लगेगा कि फोकस पर जा रही है, जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल डाला था तो फोकस से वापस आती हुई लगती थी, अब फोकस पर जाती हुई लगने वाली प्रिंसिपल एक्सिस पर वापस आ जाएगी। आइए रूल नंबर 3। अच्छा एक बात सुनिए, क्या आप मेरे लिए इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सकते हो? क्या आप इस वाले केस में आई और आर को मार्क कर सकते हो? अच्छा छोड़ो, आई आर छोड़ो, आप नॉर्मल बना सकते हो इसमें। इस वाले केस में मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ द नॉर्मल, खींच पाओगे? ओके चलिए, नॉर्मल कैसे खींचते हैं पहले उसकी बात करते हैं। जो लाइट जिस पॉइंट पे गिरती है उस पॉइंट वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल, यही होता है ना? यस सर। तो यहां पर लाइट रे यहां गिर रही है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक चीज खींचनी है। आप मुझे बताइए, किसी सर्किल में टेंजेंट उसकी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो यानी कि अगर मैं इसके परपेंडिकुलर को खींचना चाहता हूं तो मुझे क्या खींचना पड़ेगा? रेडियस। और किसी भी मिरर में, जैसे यहां से बात करो, इसके परपेंडिकुलर मुझे कुछ खींचना है तो मुझे वो किससे मिलाना पड़ेगा? सेंटर से, तभी तो 90 डिग्री पे आएगा, तभी तो नॉर्मल कहलाएगा। यानी कि मोटा मोटा हिसाब ये हो गया कि अगर आपको इस पे नॉर्मल खींचना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लाइन खींच दीजिए, ये हमेशा नॉर्मल होगा। अब ये रहा इसके लिए आई और ये रहा इसके लिए आर। अगर मेरे को इस केस में नॉर्मल खींचना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींच दूंगा इसको ऐसे करके, ऐसे। ये मेरा नॉर्मल खींच गया और ये हो गया मेरे लिए आई और ये हो गया मेरे लिए आर। इस तरह से इसमें आई और आर खींचा जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगला रूल यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे कहां
ठीक है, मुझे इस वाली लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाली लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। देखिए, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तब बता पाओगे जब आप नॉर्मल खींचोगे। क्लियर? अब आपने नॉर्मली नहीं खींचा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से बताओगे? मैं इसमें पहले नॉर्मल खींचता हूं। इसका नॉर्मल खींचेगा सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यानी कि ये वाली, ये रहा इसके लिए नॉर्मल। अब बताओ ये वाली लाइट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? सर 0 डिग्री होगा। 0 बेटा, सर, बने 0 डिग्री होगा। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि लाइट रे 0 डिग्री पे ही जाएगी, यानी कि नॉर्मल से 0 डिग्री, यानी कि जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। यह है रूल नंबर 3 कि इफ लाइट रे passes through the center of curvature it retrace its path. If light ray passes through the center of curvature it retrace its path. लेकिन कॉन्वेक्स में यही बात कैसे कहेंगे? क्योंकि अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आप लाइट डाल ही नहीं सकते। तो the light which appears to incident at center of curvature retraces its path. इस तरह से ये रूल नंबर 3 है हमारा। अब आइए रूल नंबर 4। कहता है जो लाइट रे पोल पर किसी एंगल पर गिरती है, तो आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो पोल पर जाने वाली लाइट के लिए नॉर्मल तो ये वाला खींचेगा, तो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस निकल जाएगी। ये लो, ये है रूल नंबर 4। और कॉन्वेक्स के लिए भी ये रूल ऐसा बना सकते हो आप, जिस एंगल पर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पे निकल जाएगी। बेसिकली इस टॉपिक में आपको बताया है कि लाइट रे कैसे आती है, अगर ये बता दिया जाए तो कैसे जाएगी ये आपको पता लग जाना चाहिए, या जाती हुई लाइट देख करके आपको यह पता लग जाना चाहिए कि लाइट रे कहां से आ रही थी, वो चीज है। क्वेश्चन है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखो, आप सबसे पहले ये देखा करो कि अगर आपको रूल नहीं याद आ रहा तो आप सीधे से इसका है ना नॉर्मल खींच लो। मैं इसका नॉर्मल खींचूंगा तो ये नॉर्मल ऐसे खींचेगा, तो बेटा जब ये किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो ये वापस कैसे चली जाएगी, पहले तो ये सोच लो। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली लाइट वापस चली जाती है। ये फोकस पर आती हुई लाइट है तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 एक बार विजिट कीजिए, देखिए उसको। इस तरह से क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारे लाइट रे को कैसे बनाना है वो देखना है हमें। हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशंस। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, साइन कन्वेंशंस। देखिए, हर एक टीचर साइन कन्वेंशन अपने अपने हिसाब से पढ़ाता है। कोई कहता है यू हमेशा नेगेटिव होगा, कोई कहता है बी हमेशा पॉजिटिव होगा, फिर रट लो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो सब। मैं सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, वो देख लीजिए। ये रूल मिरर और लेंस हर जगह लगेंगे। आप ये मान लीजिए यहाँ पे कोई मिरर है या कोई लेंस मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सुनना, और लाइट है ऐसे आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखो, ये है हमारे पास पोल। पहली चीज आपको ये समझनी है कि ऑल द डिस्टेंसेस
आर मेजर्ड फ्रॉम पोल या ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस में है यूज करते हैं। जितनी भी डिस्टेंस आपको नापनी है वो यहां से शुरू करोगे। मैं आपसे बोलूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे P से O, O से P नहीं, इधर से इधर नहीं, इधर से उधर किसे आएगा तो वही। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो O से P जाओगे तो भी 30 सेंटीमीटर और P से O जाओगे तो भी 30 सेंटीमीटर। बट साइन कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप P से O जाइए, क्योंकि P से O जाओगे तो आप जा रहे हो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर आप O से P जाओगे तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, तो डिस्टेंस में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? और सपोज करो इसकी कोई इमेज यहां कहीं बनी, कुछ भी बनी, ठीक है, या इधर कोई इमेज बनी, तो पहली बात तो ये समझना कि जितनी भी डिस्टेंसेस नापी जाती हैं उसमें स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? पोल से। नंबर 2, लाइट की डायरेक्शन में नापी जाने वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिखनी है और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में नापी जाने वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव लिखनी है। समझना, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है तो मुझसे पूछे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो आप P से शुरू करके O की तरफ जाओगे, इधर जाओगे, लाइट आ रही है मेरी इधर और मैं जा रहा हूं उधर, तो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाओगे तो माइनस साइन लिखोगे, यानी कि U विल बी -10 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछ दूं कि इमेज की डिस्टेंस नापिए, तो आप P से शुरू करके इमेज पे जाइए, इधर जाएंगे। जब आप इधर जाएंगे लाइट भी इधर जाएगी तो आप लिखोगे V = +30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मेरे पास इमेज यहां बन रही होती 5 सेंटीमीटर पर, तो मैं इस केस में अगर इमेज यहां बनती तो मैं यहां भी लिख देता V = -5 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे को लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता। क्लियर? तो लिख लेना डिस्टेंसेस, रटना मत, measured in the direction of light पॉजिटिव लेनी है, and distances measured in opposite direction of light नेगेटिव लेनी है। लिख लीजिए पहले इसको कि सर लाइट की डायरेक्शन हम कैसे मानेंगे। ये समझ लेना लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, हालांकि ऑब्जेक्ट से आती नहीं है, इस पर सन की लाइट पड़ेगी और सन से ही लाइट आगे जाएगी, तो बड़ा हम सन नहीं मांग सकते। तो लिखना लाइट इज सपोज टू कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और एक बात 10th लेवल पे मैं ये बात लिखवा देता हूं, क्योंकि बड़ी क्लासेस में गलत हो जाती है, बट 10th के लिए आप लिख सकते हो U इज ऑलवेज टेकन विद नेगेटिव साइन। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव में रख सकते हैं। आपको याद होगा हमने जब ये मिरर बनाया था और हमने ये बोला था कि लाइट रे इधर जाती है और इधर चली जाती है, और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर है ये, कनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कैसा है हमारा, वर्चुअल। अब आप बताइए अगर ये फोकस यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है तो फोकल लेंथ कैसी लिखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? लाइट है इधर जा रही है, फोकस इधर है, तो आप पोल से इधर की तरफ जाओगे ना, तो आपको लाइट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पॉजिटिव लिखोगे 10 सेंटीमीटर। रट के बैठे हुए हो, कोई तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है
तो अब बताइए फोकल लेंथ कैसे लिखोगे? सर माइनस में। इस बार माइनस में आएगी क्योंकि आप पोल से शुरू करके इधर जाओगे और इंसिडेंट लाइट भी इधर की तरफ है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो आप कि सर ये वाली लाइट देख लो। नहीं, इंसिडेंट लाइट देखनी है हमेशा। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए, ट्रिक बता देता हूं। कॉन्वेक्स इसमें यह आता है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। कॉन्केव इसमें ये नहीं आ रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, अगर वो कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा। कनकेव चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। रट लेना ये चीज। मिरर में एक फॉर्मूला दिया जाता है कि आपके पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यह है हमारे पास फोकस यानी कि एफ। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि अगर मैं कह दूं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट से दिया जाता है। जस्ट एक बता रहा हूं, अभी आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अगर सोचो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी? ओके। अगर इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है तो सर मैग्निफिकेशन भी सेम होगा। बिल्कुल 1, क्योंकि कुछ भी जूम नहीं हो और कुछ भी छोटा नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इमेज छोटी आ गई तो मैग्निफिकेशन भी छोटा आएगा। छोटा आ जाएगा। लिख लीजिए ये भी, ये 2-3 चीजें लिख लीजिए। मिरर में लगता है ये, लेंस में नहीं लगता है ना। लेंस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दोगे फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगी। ओके तो ये था हमारे पास कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी इस बार। हमने पढ़ लिया था, पोल पढ़ लिया था, अपर्चर पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट रे के कन्वेंशन क्या होते हैं कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में कोई चीज नाप रहे हो तो पॉजिटिव। रटना मत बेटा, ठीक है? ठीक है, समझने में चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती जरूर है, लेकिन उससे हम सारी चीजें कर सकते हैं। रट करके हमसे 2 न्यूमेरिकल हो पाएंगे, लेकिन समझने से हम 200 कर पाएंगे। ये फर्क होता है रटने और समझने में। जिस चीज को मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लोगे तो आप भी उतने ही अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे जितने अच्छे से मैं कर पाऊंगा। मैंने इसीलिए आपको अभी तक कुछ भी रटाया नहीं है, ठीक है? अब लिखिए इमेज फॉर्मेशन। अब ये इमेज कैसे फॉर्म होती है वो सब हमें पढ़ना है, अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम सारी इमेज कैसे बनती है वो पढ़ेंगे पहले तो, अब फिर उस पर हम करेंगे न्यूमेरिकल। बस हो जाएगा हमारा रिसेक्शन खत्म, ठीक है? किसी को कोई बात पूछनी तो पूछ सकता है। मेरी तरफ से खत्म हो गया लेक्चर।